लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की शिकायतों के निवारण हेतु बनाई गई संस्था को ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना 1809 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जन शिकायतों के निवारणार्थ ओम्बुड्समैन के समकक्ष लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत के तहत केंद्रीय स्तर पर लोकपाल एवं राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ये संस्थाएं गैर संवैधानिक दर्जे वाली वैधानिक निकाय हैं। याद रखिएगा, ये संस्थाएं गैर संवैधानिक दर्जे वाली वैधानिक निकाय हैं। उपर्युक्त अधिनियम के तहत केंद्र स्तर पर लोकपाल संस्था के अंतर्गत एक अध्यक्ष और 8 से अनधिक सदस्यों का प्रावधान किया गया है। लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया है तथा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष इसके प्रथम अध्यक्ष बने हैं। 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। ध्यातव्य है कि बाद में वर्ष 1967 में के हनुमंतैया को पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। भारतीय संसद में लोकपाल विधेयक सर्वप्रथम वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1971 में हुई। ध्यातव्य है कि ओडिशा पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त से संबंधित विधेयक 1970 में पारित किया था, मगर वहां इसे वर्ष 1983 में लागू किया गया। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, जो उसे विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाता है। वर्ष 1933 में गठित वोहरा समिति का संबंध राजनेताओं और अपराधियों के बीच गठजोड़ की जांच करने से था। राजमन्नार आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। 28 सितंबर 1993 को अनुच्छेद 123 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था। ध्यातव्य है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 28 सितंबर 1993 से ही प्रभावी किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक सांविधिक निकाय है जिसका संगठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में शामिल हैं प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा राज्यसभा के विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति। प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्ति मात्र सलाहकारी प्रकृति की होती है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकने हेतु पात्र बनाता है। आयोग के गैर सदस्यों सिविल सोसाइटी की संख्या को 2 से बढ़ाकर 3 किया गया है, जिनमें एक महिला होगी। संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों संबंधी मुख्य आयुक्त को भी आयोग के सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरपर्सन पहले से ही इसके सदस्य होते हैं। संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की पदावधि को 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष किए जाने संबंधी प्रावधान किया गया है। यह संशोधन अधिनियम राज्य के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकने हेतु पात्र बनाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संबंधी राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन मूलतः अल्पसंख्यक आयोग के रूप में 1978
में किया गया था तथा इसे संसद के 1992 के अधिनियम 17 मई 1992 से प्रभावी के तहत सांविधिक वैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए वर्तमान स्वरूप दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा पहले 5 समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था तथा 27 जनवरी 2014 को जैनों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में वर्ष 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया था। मंडल आयोग का प्रमुख कार्य था सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान करना। संविधान के अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के परस्पर करार और उन राज्यों के विधान मंडलों के इस आशय का संकल्प पारित करने पर संसद विधि द्वारा उन राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग हेतु उपबंध कर सकती है। अनुच्छेद 316(1) के तहत संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्राधिकार संबंधी राज्य के राज्यपाल के पास होती है। संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय संबंधित राज्य के संचित निधि पर भारित होते हैं। अब यहाँ पे हैं प्रश्न कोश। पहला प्रश्न, हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन हैं? तो हमारे देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष हैं, ऑप्शन बी। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति की गई है। लोकपाल में 1 अध्यक्ष और 8 सदस्य का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने, ऑप्शन बी। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। बाद में 1967 में के हनुमंतैया को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। आयोग का कार्यकाल 1970 में समाप्त हुआ। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है। एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1809 ईस्वी में स्वीडन में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, सही उत्तर चुनें। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग, संथानम समिति, आगे के ऑप्शंस हैं। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो यहाँ पे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो था यही इसका उत्तर होगा। भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग ये प्रथम है 1966 से 17। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4, ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है लोकपाल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस आयोग समिति ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया? तो ये था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति दी थी के अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो ये था 1968, ऑप्शन सी। संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जहां यह 1969 में पारित भी हुआ, परंतु राज्यसभा में लंबित रहने की स्थिति में चौथी लोकसभा के विघटित होने के कारण यह विधेयक व्यवगत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8, लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे पुनः स्थापित किया गया था। दूसरा, श्री पी चिदम्बरम गृह मंत्री द्वारा इसे पुनः स्थापित किया गया था। तीसरा, इसे स्थायी समिति को भेज दिया गया था। चौथा,
सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमज़ोर कहा गया था। तो यहाँ पे दूसरा छोड़ के पहला, तीसरा और चौथा तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। लोकसभा में लोकपाल विधेयक 4 अगस्त 2011 को तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री वी नारायण स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नारायण स्वामी द्वारा तत्पश्चात इसे संसद की कार्मिक, लोक शिकायत और विधि एवं न्याय पर स्थायी समिति के पास भेजा गया। सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर माना गया था, अतः दिए गए कथनों में 1, 3, 4 सही है, जबकि कथन 2 गलत है। उल्लेखनीय है कि बाद में लोकपाल व लोकायुक्त से संबंधित विधेयक लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के रूप में 1 जनवरी 2014 से कानून का रूप ले चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, लोकपाल बिल का मसविदा आलेख तैयार करने हेतु पैनल में बुद्धिजीवी समाज के प्रतिनिधियों में शामिल हैं अन्ना हजारे, संतोष हेगड़े और शांति भूषण। 1, 3, 5 ऑप्शन डी। नागरिक समाज की ओर से लोकपाल बिल का मसविदा आलेख तैयार करने वाली समिति में 5 सदस्य थे। पहला अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, शांति भूषण एंड संतोष हेगड़े और प्रशांत भूषण। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो ये था महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के तहत 1971 में की गई थी। ओडिशा पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधान 1970 में पारित किया था, लेकिन वहां यह संस्था वर्ष 1983 में जाकर ही अस्तित्व में आई थी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी? तो ये था महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्यपाल को, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, जिसे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है 8 वर्ष, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि वर्तमान में 8 वर्ष है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त की पदधारण अवधि उसके पद धारण करने की तिथि से 6 वर्ष निर्धारित थी, लेकिन वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा इसकी पदधारण अवधि को 6 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया और साथ ही इसके उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक इसके पद पर बने रहने का भी प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य था उत्तराखंड। 2011 की बात हो रही है, तो वर्ष 2011 में 1 नवंबर को लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य उत्तराखंड था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया था? तो यहाँ पे आंसर में स्टार है क्योंकि 1995 का प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्नकाल के संदर्भ में विकल्प सी सही उत्तर था, यानी कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा। वर्तमान में इसमें मुख्यमंत्री को दायरे में लेने वाले राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा आदि अनेक राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में मुख्यमंत्री को भी ले लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। पहला कथन ए, अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है, सही है। कारण आर, अल्पसंख्यक आयोग के सांविधिक निकाय नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग जो है वो सांविधिक निकाय नहीं है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है। अल्पसंख्यक शब्द भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं है तथा अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक, क्योंकि इसका गठन संसद द्वारा अधिनियमित अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में अल्पसंख्यकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत सरकार ने 5 समुदायों मुसलमानों,
सिखों, ईसाइयों, बौद्धों और पारसियों को अल्पसंख्यक के रूप में अनुसूचित किया है। अब यहाँ पे जैन भी आ गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इस आंसर को देखना होगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1993 में सांविधिक दर्जा दिया गया। भारत में सबसे छोटा धार्मिक समुदाय पारसी समुदाय है। अब हमें जैन के अकॉर्डिंग इसे देखना होगा। भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण देता है, तो चौथा सही है। और आइए आगे देखते हैं कौन सा सही होगा। यहाँ पे स्टार है क्योंकि यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। भारतीय संविधान धार्मिक व भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण करता है। धार्मिक और भाषाई आधार पर प्रश्नकाल में 5 समुदायों को अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया गया था। वर्तमान में भारत में 6 समुदाय मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन को अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया गया है। 27 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक अधिसूचित किया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को वर्ष 1992 के संसदीय अधिनियम 17 मई 1992 से प्रभावी के तहत सांविधिक दर्जा दिया था, जिसका गठन मूलतः अल्पसंख्यक आयोग के रूप में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत 1978 में किया गया था। अधिसूचित अल्पसंख्यकों में सबसे छोटा समुदाय पारसी समुदाय है, किंतु इससे भी छोटा अनेक धार्मिक समुदाय विद्यमान हैं, जिन्हें यद्यपि की मान्यता प्राप्त नहीं है। इस प्रकार प्रश्नगत कथनों की सूची में 2014 से पूर्व तक जहां कथन 1 और 4 सही थे, वहीं वर्तमान में केवल कथन 4 ही सही हैं। अगला प्रश्न संख्या 18। वोहरा समिति जो थी वो राजनेताओं और अपराधियों की साठगांठ के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। ऑप्शन सी। वोहरा समिति का गठन राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ की जांच करने के लिए जुलाई 1993 में तत्कालीन गृह सचिव N. वोहरा की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1993 में सौंपी थी। क्वेश्चन नंबर 19। उस समिति का नाम बताइए जिसने राजनीतिज्ञों और अपराधियों के गठबंधन की जांच की व रिपोर्ट दी। तो ये थी वोहरा समिति। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो ये राजमन्नार आयोग ने की थी। ऑप्शन डी। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश राजमन्नार आयोग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 21। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? उद्देशिका, राज्य की नीति के निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य तीनों ही करते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन डी। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पेरिस में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकृत किया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 29 में विशेष रूप से भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य प्रतिबिंबित होते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 अनुच्छेदों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 22। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? तो ये 10 दिसंबर 1948 को। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो यहाँ पे कुल 30 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन सी। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अर्थात मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24। 10 दिसंबर मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस के रूप में। ऑप्शन ए। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा UDHR स्वीकार की गई थी। इस दिवस की औपचारिक स्थापना महासभा द्वारा वर्ष 1950 में की गई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, UN दिवस 24 अक्टूबर को तथा मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25।
अधिकार की अवधारणा का प्रमुख बल है मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। ऑप्शन डी। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की प्रस्तावना में मानव जाति की जन्मजात गरिमा और सम्मान तथा अधिकारों पर बल दिया गया है। अतः मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल मानव होने के नाते मानव गरिमा पर है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानव अधिकारों में से नहीं है? तो ये निजता का अधिकार नहीं है, बाकी स्वतंत्रता समानता का है, जीवन और स्वतंत्रता का है, शिक्षा का अधिकार है, लेकिन निजता का अधिकार नहीं है। ऑप्शन डी। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का प्रारूप संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 12 के अनुसार किसी व्यक्ति की एकांतता, परिवार, घर या पत्र व्यवहार के प्रति कोई मनमाना हस्तक्षेप न किया जाएगा, न किसी के सम्मान और ख्याति पर कोई आक्षेप हो सकेगा। ऐसे हस्तक्षेप के विरुद्ध प्रत्येक को कानूनी रक्षा का अधिकार प्राप्त है। अतः स्पष्ट है कि मनमाने हस्तक्षेप से कानूनी रक्षा का अधिकार है, जबकि विधि सम्मत हस्तक्षेप किया जा सकता है। इस घोषणा के अनुसार अनुच्छेद 1 के अनुसार सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। अनुच्छेद 3 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 26 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? तो यहाँ पे स्टार है। आइए उत्तर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 1 से 21 तक में के उल्लिखित अधिकारों को प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकार, नागरिक एवं राजनीतिक मानव अधिकार समझा जाता है, जबकि अनुच्छेद 22 से 27 तक उल्लिखित अधिकारों को द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मानवाधिकार माना जाता है। अनुच्छेद 23 में काम का अधिकार, अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में शामिल है। अतः प्रश्न के अनुसार काम का अधिकार व शिक्षा का अधिकार दोनों द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो ये दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी। सभी प्रकार के सामाजिक विभेद, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक का उन्मूलन मानवाधिकार की दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है, जबकि पहली पीढ़ी में नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार तथा तीसरी पीढ़ी में एकजुटता का अधिकार तथा समूह में शामिल होने के अधिकारों आदि का उल्लेख है। हालांकि झारखंड लोक सेवा आयोग का उत्तर विकल्प सी था। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहर का अधिकार एक सम्मत मानवाधिकार है। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट UN हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। दूसरा, शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने, रिक्लेम एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। तीसरा, शहर का अधिकार का आशय यह है कि राज्य शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही होगा, इसलिए ऑप्शन डी। शहर का अधिकार, राइट टू द सिटी का विचार एवं स्लोगन सर्वप्रथम फ्रांसीसी विचारक एवं समाज विज्ञानी हेनरी लेफेब्वर द्वारा 1968 में प्रस्तुत किया गया था। लैटिन अमेरिकी एवं यूरोपीय देशों में सामाजिक आंदोलन द्वारा इसे लोकप्रिय किया गया। शहर का अधिकार वस्तुतः एक शहरी विकास का मॉडल है जो सभी नागरिकों को शामिल करता है। शहर का अधिकार शहर के सभी निवासियों, अप्रवासियों, मलिन बस्ती निवासियों एवं बेघरों सहित के लिए शहरी जीवन तक समान पहुंच को मूलभूत मानव अधिकार के रूप में मान्यता देता है। यह शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने, रिक्लेम एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है तथा इसका तात्पर्य यह है कि राज्य शहरों में लोक सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने के संदर्भ में वैध बस्तियों एवं अनधिकृत बस्तियों के निवासियों में कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अर्थात राज्य शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा यथा जलापूर्ति से वंचित नहीं कर सकता। इस प्रकार कथन 2 और 3 सही है। जहाँ तक कथन 1 का प्रश्न है तो अक्टूबर 2016 में क्विटो, इक्वेडोर में संपन्न आवासन
एवं सतत शहरी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हैबिटेट 3, यूएन कॉन्फ्रेंस और हाउसिंग एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट हैबिटेट 3 में अपनाए गए नए शहरी एजेंडा NUA न्यू अर्बन एजेंडा में यद्यपि शहर के अधिकार को शामिल किया गया, तथापि इसे स्पष्ट रूप से सार्वभौमिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई। इसके बजाय इस एजेंडे में सरकारों को अपने कानूनों में शहर के अधिकार को शामिल करने हेतु प्रोत्साहित किए जाने पर बल दिया गया। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था अनुच्छेद 123 के तहत। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संसद के सत्र में न होने की स्थिति में वह अध्यादेश जारी कर सकता है। 28 सितंबर 1993 को इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था। इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में से प्रतिस्थापित किया गया। उल्लेखनीय है कि यद्यपि यह अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 8 जनवरी 1994 को अधिसूचित किया गया था, तथापि इसे तत्संबंधी अध्यादेश जारी होने की तिथि 28 सितंबर 1993 से प्रभावी किया गया। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 1993 में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मानव अधिकार संरक्षण एक्सप्लेनेशन है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 भारत में मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्यों में मानव अधिकार आयोगों और मानव अधिकार न्यायालयों का गठन करने तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों को समाविष्ट करने हेतु अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस भाग में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है? तो ये धारा 2M में दी गई है। ऑप्शन डी। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 परिभाषाओं से संबंधित है। धारा 1M में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 21 में शामिल लोग सरकारी सेवक माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पे राज्य के सशस्त्र बल शामिल नहीं हैं। ऑप्शन बी। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21A के तहत सशस्त्र बल आर्म्ड फोर्सेस की परिभाषा के अंतर्गत नौसेना, सेना यानी कि थल सेना और वायुसेना संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल शामिल है। उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन से सदस्य नहीं होते हैं? तो यहाँ पे राज्यसभा के सभापति नहीं होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, राज्यसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सभापति इसमें नहीं होते हैं। ऑप्शन बी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है जिसके सदस्य निम्नवत हैं। पहले प्रधानमंत्री, दूसरे गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति। इस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं है? प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष भी होते हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता भी होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सभापति नहीं होते इसमें। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 38,
कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष होते हैं। भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष नहीं होते हैं। यही हमारा उत्तर होगा बी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। तो यहाँ पे बी आंसर होगा। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य के रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांगजनों संबंधी मुख्य आयुक्त शामिल होते हैं। ये इस अधिनियम की धारा 12 के खंड ख से खंड या में वे निर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए आयोग के सदस्य समझे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अध्यक्ष 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। आयोग के सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करते हैं। सदस्य 5 वर्षों की दूसरी अवधि के पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होता है। अध्यक्ष या सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन आगे और नियुक्ति के लिए अपात्र होते हैं। यहाँ पर स्टार है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 1993 के अधिनियम में संशोधन कर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो कर दिया गया है। इसके अलावा अब अध्यक्ष एवं सदस्य दोनों ही पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, जबकि पहले अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं था। इस प्रकार कथन ए, बी, सी सही नहीं है। जबकि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने पद पर न रह जाने पर भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा। अतः कथन डी सही है। संशोधन से पूर्व मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार अध्यक्ष पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो पद धारित करता था, जबकि सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक आयु सीमा 70 वर्ष तक पद धारण करता था। 5 वर्ष की और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र था। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से होती है 70 वर्ष, 3 वर्ष होगा और 70 वर्ष की आयु तक। यहाँ पे दूसरे में 6 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। तो यहाँ पे स्टार बना हुआ है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो वो एक्सप्लेनेशन में वही था कि 3 वर्ष मैक्सिमम 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 42, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। इसके प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थापनाएं हैं। इसकी शक्तियां केवल सिफारिशी प्रकृति की है। सही है ये। आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना आज्ञापरक है। तीसरा और चौथा यहाँ पे सही लग रहा है। आइए आगे ऑप्शंस में देखते हैं। तीसरा चौथा यहाँ किसी ऑप्शन में नहीं है, स्टार बना हुआ है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 1993 के अधिनियम में संशोधन कर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहे व्यक्तियों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र बनाया गया है। इसके अलावा आयोग के गैर न्यायिक सदस्यों सिविल सोसाइटी की संख्या को 2 से बढ़ाकर 3 किया गया है, जिसमें कम से कम एक सदस्य का महिला होना अनिवार्य है। आयोग की शक्तियां सिफारिशी प्रकृति की हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग 1993 के अधिनियम के तहत संबंधित राज्य सरकार द्वारा गठित किए जाते हैं, न कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्थापनाएं हैं। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 3 और 4 ही सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। कारण आर, उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत पर जो भी पहले हो धारित करता है। तो ये 3 वर्ष है, तो ये भी गलत हो गया। तो दोनों के दोनों ही गलत हैं। ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी।
एक्सप्लेनेशन। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 1993 के अधिनियम में हुए संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो। आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल भी 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो कर दिया गया है। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विकल्प डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 44। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? पहला है उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, केवल भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, केवल उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश जो रहा हो, तो यानी कि सेवानिवृत्त। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो पूर्णतः सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्टार है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें तो यहाँ पे वही चीज़ है जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो।